नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देहरादून की एक कंपनी की जांच के आदेश दिए गए। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड नाम की इस कंपनी में प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी साल 2017 से 2020 तक डायरेक्टर थी। वर्तमान में भी उनके रिश्तेदार ही इसमें डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं। आरोप है कि इस अवधि में कंपनी में फर्जी तरीके से हजारों लोगों के नाम से आरडी एफडी में रुपया जमा कर धन को वैध किया गया। शासन के निर्देश पर इस कंपनी की गतिविधियों की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। इस मामले में विधायक कानपुर उमेश कुमार ने शासन से शिकायत की थी। इस कंपनी का मुख्यालय देहरादून हरिद्वार बाईपास के ब्राह्मणवाला में है और ये कंपनी आरडी एफडी बचत खाते और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। आरोप है कि 2017 में से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि एफडी के रूप में जमा की गई। वो भी अलग अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई। तब जाकर पता चला कि इनमें से कई लोग मर चुके हैं, तो कुछ लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके नाम से एफडी भी चल रही है। मामला ये है कि जो केएस पवार हैं, जिनको 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था। 2017 से 2020 के बीच उनकी पत्नी की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स में लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स किए गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 180 करोड़ रुपए, जो जिस कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था, जो भूखे नंगों की कंपनी थी, उनमें 180 करोड़ रुपए कहाँ से आया? और जिन लोगों के नाम पर इन्होंने कैश डिपॉजिट्स कराए, उनमें अधिकतर लोग या तो जिंदा नहीं है, या फिर वो बच्चे हैं, या वो लोग यहाँ रहते नहीं। तो ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि काले धन को इन्होंने सफेद करने का प्रयास किया है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। मामला सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएफ की तरफ से। उसमें ये पाया गया कि इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी। उस पर विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा हमारी रिकमेंडेशंस पे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में होगा उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर। 22, 23 और 24 नवंबर को मसूरी में इसका आयोजन किया जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड को समय दिया। मुख्य सचिव एस संधू ने एलबीएस अकादमी को पत्र लिखा है। सीएम समेत सभी मंत्री और सचिव 3 दिन तक इस शिविर में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22, 23 और 24 नवंबर को मसूरी में इसका आयोजन किया जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड को समय दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचिव एस संधू ने एलबीएस अकादमी को पत्र भी लिखा है। चिंतन शिविर पहले हम रामनगर या नैनीताल में प्लान कर रहे थे। उस समय एडवर्स वेदर फोरकास्टिंग के आईएमडी की तरफ से आया था, उसकी वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो अभी चूँकि उसमें नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी आएंगे, उनकी सुविधाजनक तिथि प्राप्त करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 22, 23, 24 नवंबर उनको सूट करता है और अन्य दिनों में जो है नीति आयोग के कुछ दूसरे कार्यक्रम हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विचार विमर्श करते हुए ये फाइनलाइज किया जा रहा है कि 22, 23, 24 को ही हम लोग करें। और ये मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में कराया जाएगा और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से डायरेक्टर लबासना को पत्र भेजा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सड़कों का औचक निरीक्षण किया। सड़कों के हाल देखकर सीएम धामी ने नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को तुरंत सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए और साथ ही मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में अधिकारियों की बैठक लेते हुए सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अगली बार उनके दौरे से पहले सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए की गई समस्त जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री कार्यालय में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। कवरिंग यहाँ पर काम हुआ था, उस काम को मैं खड़ा गया था और उस काम को देखा और कुछ गड्ढा सड़कों को भी देखा है। दोनों ही जगह पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, कार्रवाई की
और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर लेट लतीफ़ी हो रही है, जहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तय समय सीमा से आगे तक काम को बढ़ाया जा रहा है या समय सीमा के अंदर काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन सब की जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर हमको जो भी जरूरी एक्शन लेने हों हम एक्शन भी लेंगे। बागवानी हमारा मुख्य धारा में आएगा और उसके लिए मैं स्वयं यहाँ सड़कों पर जा रहा हूँ, स्वयं मैं पेट्रोलिंग पर उतर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अभी हमको एक बड़ी सौगात, एक बड़ा काम हमारा हुआ है, HMT की जमीन हमको मिली है। आने वाले समय में हमको जमरानी बांध का भी हमारी स्वीकृति होने वाली है। ये दो बड़े काम हमको तराई भावर क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही जो हल्द्वानी का हमारा पूरा शहर है उसके लिए भी 2000 करोड़ से अधिक की जो राशि हमको केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है उसकी DPR बन गई है, DPR भेज दी गई है और जल्दी ही जो है उस पर भी काम होगा आने वाले समय। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में RTO स्तर के अधिकारियों के तबादलों में हेराफेरी की चर्चाओं पर बड़ा खुलासा हो गया है। विचलन एक्ट व नियमावली को तार-तार किए गए RTO स्तर के तबादलों में अब तबादला संबंधी कुछ कागजात ही सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगे हैं। इन आदेशों पर गौर करें तो साफ साफ सचिव परिवहन द्वारा तबादला संबंधी प्रस्ताव में दून RTO प्रशासन पर योग्य व्यक्ति शैलेश तिवारी का नाम लिखा गया है, लेकिन फाइल पर एक अलग नोटिंग लिखते हुए इस पर पद पहले से ही दून में तैनात सुनील शर्मा को दून RTO प्रशासन के पद पर तैनात करने, जबकि इसी पद पर योग्य शैलेश तिवारी को दून RTO प्रवर्तन के पद पर तैनात करने की नोटिंग कर दी गई। चर्चाएं यह है कि ये नोटिंग खुद परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की है, जो कि तबादलों से पूर्व आवश्यक तबादले करने की ही बात कह रहे थे। इतना ही नहीं, विचलन में मांगे गए अनुपात से अधिक तबादले किए गए। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए CM से सीधे सीधे इन तबादलों को निरस्त करने की मांग की है। ये एक प्रकार का विचलन है कि आप अपने अधिकारियों के आदेश को, अपने सचिवों के जो टीपे और आख्याएं हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए मलाईदार पदों पर RTO देहरादून, RTO इधर उधर जहां आप लगाना चाहते हैं आप लगा देते हैं। और लोगों के ये आरोप हैं, जिन लोगों ने इसमें जांच पड़ताल की है कि साहब बड़ा मामला है और ये सब जो है भ्रष्टाचार है, क्योंकि शिष्टाचार ये हो नहीं सकता। शिष्टाचार में कोई व्यक्ति अपने अधिकारियों के आदेश को टर्न डाउन नहीं करता। तो लगातार जो जीरो टॉलरेंस का नारा दिया जाता है विभागों में, अब मंत्री अगर अपने विभाग में इस तरीके के कार्य करेंगे तो बड़ा दुखद है और उत्तराखंड के राज्य की जनता के साथ छल है। इन लोगों को सबक लेना चाहिए, वरना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या देहरादून स्थित रायपुर ब्लॉक के अमावला पहुंची, जहां पर उन्होंने बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का शुभारंभ किया। इस मौके पर विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस क्रीड़ा हॉल की कुल लागत 4,75,00,000 रुपए है, जहां खेल महाकुंभ में चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बैडमिंटन, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, कबड्डी सहित अन्य खेलों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का आज उद्घाटन किया गया है, जो कि 4 करोड़ की धनराशि के साथ में निर्मित हुआ है। निश्चित रूप से इस क्रीड़ा हॉल के माध्यम से हमारे बच्चों को सारे इंडोर गेम खेलने के लिए एक यथोचित स्थान उनको जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। बैडमिंटन इसमें मुख्य खेल रहेगा। मैं मानती हूँ कि जब साधन संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो बच्चों के लिए एक सुविधा उपलब्ध हो जाती है और सरकार की ये कोशिश कि ग्रामीण स्तर पर जो है उच्च स्तरीय संसाधन उपलब्ध हो सके, तो वह अपने आप में जो है आज रायपुर में स्थापित की गई है, जो कि मैं समझती हूँ कि बच्चों के अंदर एक नई उत्साह और खेल के लिए एक नया प्रोत्साहन उनके मन में संजोता है। मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है खेल के प्रति अपने रुझान को बढ़ाने का काम करेंगे और उनको ये जो भवन है अपने आप में एक अवसर प्रदान करेगा कि आइए और यहाँ से अपनी खेल प्रतिभा को निखार कर जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सड़कों की दिशा सुधारने में राज्य का लोक निर्माण विभाग तेजी से जुट चुका है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग R.K. सुधांशु का कहना है कि 1 नवंबर तक राज्य के सभी प्रमुख और आंतरिक सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु के मुताबिक राज्य में इस साल मानसून सीजन की बारिश 1 माह तय समय से अधिक हुई है। इसके चलते सड़कों की स्थिति और खराब हुई। प्रमुख सचिव के मुताबिक राज्य में सड़कों की स्थिति सुधार के लिए प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी जा रही है।
पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे कि इस बार बारिश जो जनरली प्रायः सितंबर के दूसरे सप्ताह में समाप्त हो जाती थी लगभग, इस बार 13 अक्टूबर तक का मैं बताऊंगा कि 13 अक्टूबर को कुमाऊं में काफ़ी बारिश हुई है, जिसके कारण की और उसके पहले भी नियत अंतराल पे बारिश होती रही है। बारिश में चूँकि वो जो रिपेयर का काम और प्लस हॉट मिक्सिंग का काम वो संभव नहीं हो पाता है और उसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं, इसीलिए उस काम में उस स्तर की प्रगति नहीं हो पाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसे अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। और जिस स्तर पे अगर मान लिया कि जिसके स्तर पर लापरवाही की जाती है और नहीं पूरा किया जाता है, वैसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। आप इससे पूरी तरह उत्तराखंड डीजीपी ने जिला प्रभारियों से मांगा झूला पुलों पर ब्यौरा पूरा। गुजरात में पुल टूटने के बाद में उत्तराखंड पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने प्रभारियों को पत्र भेजकर झूला पुलों की स्थिति जानने के लिए कहा है। तकनीकी विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट सही होने पर आवाजाही होने दी जाए। जिन पुलों को बंद किया गया है उन पर किसी भी तरह की आवाजाही ना हो। तो जिस तरीके से गुजरात के मोरबा में हादसा सामने आया, उसके बाद में अब उत्तराखंड में भी इस वक्त उत्तराखंड पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। तो सीधे तौर पर यह आदेश दिए गए हैं कि जिन पुलों को बंद किया गया है उन पर किसी भी तरह की कोई भी आवाजाही ना हो। उत्तराखंड डीजीपी ने जिला प्रभारियों से पूरा झूला पुलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। गुजरात में जो हादसा हुआ, गुजरात के मोरबा में पुल टूटने के बाद में अब उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड आ रहे हैं। राज्य सरकार की विकास पुस्तिका का लोकार्पण करेंगे उपराष्ट्रपति। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी जानकारी दी है। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को प्रत्येक स्टेट में विजिट करना है, उसके कोऑर्डिनेशन भारत सरकार में पर्यटन मंत्री जी कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री जी के पीएस के द्वारा पूछा गया था कि उत्तराखंड की विजिट कब रखा जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री से विचार विमर्श होने के उपरांत ये तय किया गया था कि राज्य स्थापना दिवस में उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो 1 से 6 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमारी विकास पुस्तिका के विमोचन के कार्यक्रम जो है उसमें मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण पत्र हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भेज रहे हैं। लक्सर में तहसील दिवस कार्यक्रम में जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को हरिद्वार के डीएम का अधिकारियों पर सख्त रवैया देखने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि एक किसान संगठन के नेता को डीएम ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर शिकायत करने पर जमकर फटकार भी लगाई। तो वहीं हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल वन अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। वहीं खानपुर क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर रास्ते पर दूषित पेयजल की रोकथाम के लिए भी खंड विकास अधिकारी को तत्काल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई का अल्टीमेटम जारी किया गया। वहीं चकबंदी विभाग से जुड़ी अधिकांश शिकायतों का पुलिंदा देखकर डीएम चकबंदी अधिकारी पर भड़क उठे। क्यों गलत बात करते हैं, सबका वक्त खराब करते हैं। मेरा तो यहाँ से इसकी पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, 1 महीने की पेंशन जा चुकी है खाते में। इसकी एप्लीकेशन अधूरी थी, एडीओ के पास गई है एप्लीकेशन पूर्ण कराने के लिए। तो गलत बात मत करिए। आप जिम्मेदार हो और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, तो 6 महीने पुरानी बात क्यों कर रहे हैं मुझसे आकर आप? कोई क्यों गलत बात करते हैं, सबका वक्त खराब करते हैं। मेरा तो यहाँ से तहसील दिवस में संभवतः मेरा शायद 3 महीने बाद आना हो पाया। इसका कारण ये था कि बीच में पंचायत चुनाव की जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी और उसके ठीक पहले जब शेड्यूल था लक्सर में एज एडीएम मुझको आने का, तो कांवड़ मेले का चल रहा था। तो 3 महीने बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और करीब आज अभी 81 शिकायतें कुल मिली हैं, उसमें से 15 का निस्तारण हो गया है। शेष 66 शिकायतें जो हैं वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं और ये अपेक्षा है कि समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करें। जहां तक शिकायतों का प्रश्न है, मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की हैं और मैं मान सकता हूं कि करीब जो 66 शिकायतें जिनका निस्तारण अभी होना बाकी है, उसमें से करीब 80% शिकायतें राजस्व विभाग। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अपना अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। संत रविदास की कथा का आयोजन करने वाले सुरेश राठौर ने श्री गुरु रविदास के नाम से अखाड़ा बनाया।
अखाड़े का महासचिव पूर्व आईएफएस किशन चंद को बनाया गया है। हरिद्वार के एक आश्रम में चल रही रविदास कथा के समापन के बाद रविदास आचार्य सुरेश राठौर ने अखाड़ा बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अखाड़ा दलित समाज के उत्थान के लिए और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से काम करेगा। साथ ही अखाड़ा परिषद के साथ कुंभ में शाही स्नान भी करेगा। करेंगे। योग्य अधिकारी हैं, आईएफएस हैं, बुद्धिजीवी हैं और अखाड़े के महामंत्री के रूप में काम करेंगे। सुनो, हमारी जनसंख्या इतनी है इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। हमारे देश की जनता चाहती है, रविदास समाज चाहता है कि अखाड़ा बनना चाहिए। हमारे अखाड़ा अलग से अखाड़ा होगा। अखाड़े तो बहुत हैं, मुझे महामंडलेश्वर ही बनाया था। हमने कहा हम अपना अखाड़ा अलग बनाएंगे और अपनी अलग अलग जगाएंगे, सनातन को मजबूत करेंगे। देश के अंदर जो रहने वाला चमार समाज है, जाति है, जो रविदासी समाज है, उसको एक अखाड़े के नीचे लाकर देश को मजबूती प्रदान करेंगे। हिंदुत्व को शाही स्नान अलग से करेंगे। नहीं, हमने कहा मैंने कहा रविंद्रपुरी से हमारी वार्ता हो गई है, शाही स्नान में उनके साथ रहेंगे। रविदास समाज भाग लेगा लाखों की संख्या में। श्री गुरु रविदास अखाड़ा नागा भी हमारे बनेंगे, हमारे समाज के लोग नागा बनेंगे। नहीं, ये हमने गृहस्थ की कोई संख्या नहीं रखी। गृहस्थ भी हमारी परंपरा में आ सकता है अगर वो पत्नी से दूर रहेगा। अपने बिल्कुल निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उत्तराखंड के पूर्व सांसद तरुण विजय और नंदा देवी समिति की ओर से उत्तराखंड की वीरांगनाओं के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने शिरकत की। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तराखंड की 15 वीरांगनाओं को मां नंदा देवी सम्मान से नवाजा गया। नंदा देवी जो समिति है उसी के माध्यम से छोटा साल है वो हमारे वीरांगना माताओं बहनों को सम्मानित किया गया। आप लोगों ने देखा है जो 2 माता आई है जिन्होंने हमारे देश के लिए बेटा को दिया, बेटा का बलिदान हुआ, पर्वत में चढ़ाई किया, ऐसा बहन भी है। हमारी वायुसेना में काम करती है, ऐसा हमारा बेटी भी है जो अपने सीमांत गांव में खुद का रोजगार नहीं करते, देश को सुरक्षा देते हैं और लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं। ऐसा माता भी इधर है। 80 साल का एक माता भी इधर आई है। तो इतने सारे माताओं को उन्होंने तरुण रिजिजू जी ने सम्मानित किया है और तरुण रिजिजू जी का माता का पुण्यतिथि भी है, उनको भी हम श्रद्धांजलि करते हैं। आज विधानसभा कक्ष में हम लोगों ने नंदा देवी का जो सम्मान समारोह है वो किया। उसमें हमारी आदरणीय समाज कल्याण मंत्री केंद्र से प्रतिमा भौमिक जी पहुंची हैं। उनका बहुत बहुत मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया और महिलाओं का आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। मैं पूरी समिति को, खासकर तरुण विजय जी को भी बधाई देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हुआ जहाँ हमने दूर दराज से आई हुई महिलाओं का सम्मान किया। आज विधानसभा के इस कक्ष में नंदा देवी समिति के तत्वाधान में हमारे उत्तराखंड की वीरांगनाओं को, जिसमें विभूति ढोंडियाल और चित्री जैसे हमारे अमर सपूतों की माताओं को और विशेष क्षेत्र में काम करने वाले उत्तराखंड के माताओं बहनों को आज सम्मानित किया है। मैं तरुण विजय जी का, उनकी संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में 1 महीना बीत जाने के बाद भी एसआईटी चार्जशीट को कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि कुछ और पुख्ता सबूतों का अभाव है, जिनके मिलते ही एसआईटी चार्जशीट को कोर्ट में पेश करेगी ताकि आरोपियों को किसी भी तरह से कोर्ट से रियायत ना मिल पाए। वहीं इस पूरे मामले में उप महानिरीक्षक रेणुका देवी जो एसआईटी का नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने बताया कि सभी गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक चंडीगढ़ लैब से एफएसएल की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, इसलिए अब तक चार्जशीट जमा नहीं की गई और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द चार्जशीट जमा कर सकें, जिससे फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई हो सके। इसमें अभी एसआईटी ने लगभग सारा विवेचना कंप्लीट कर दिया है, अभी अंतिम चरण में है एंड कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स हमें प्राप्त होना है, वो भी जल्दी प्राप्त होने वाले हैं। सो जल्दी से जल्दी उसमें चार्जशीट लगने का उम्मीद है। तो उसके
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बीजेपी सबसे पहले खुद को बदले और अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को बदले। महारा ने कहा कि हम नहीं मानते कि लैंसडाउन गुलामी का प्रतीक है, इस नाम की अपनी एक अलग पहचान है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार रोज नए नए शगुफे छोड़कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी सबसे पहले खुद को बदले और अंग्रेजों के बनाए कानूनों को बदले, क्योंकि अंग्रेजों के समय में हमें जिसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो थी मुस्लिम लीग और आरएसएस। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, मुस्लिम लीग खत्म हो चुकी है और अब इसको खत्म करना चाहिए। अंग्रेजों के बनाए हुए भारत की तरक्की में बाधा है, पहले उनको हटाना चाहिए। सबसे पहले तो कैंट एक्ट, कैंटोनमेंट्स में लोग आज भी दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, ऐसा लगता है वो आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, बीजेपी को तो पहले अपने को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में अगर जिसने सबसे ज़्यादा हमको चोट पहुँचाई थी वो थी मुस्लिम लीग और आरएसएस। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो वो पहले आरएसएस को समाप्त करें, मुस्लिम लीग लगभग समाप्त हो चुकी है, तो इससे बड़ा तो कोई संकेत गुलामी का है ही नहीं। आरएसएस को समाप्त कर दे तो सारे संकेत खत्म हो जाएंगे। कानून उत्तराखंड सरकार 2 प्रदेशों की बड़ी योजनाओं पर काम करने जा रही है। इसमें पहली योजना हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना है। इसमें पूरे परिवार की जानकारी और मिल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दर्ज होगी। इससे राज्य सरकार को भी सही आंकड़ा मिल सकेगा। जबकि दूसरी योजना गोवा सरकार की संपूर्ण गोवा योजना को उत्तराखंड में लागू करेगी। इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक वार्ड स्तर पर एक अधिकारी को तैनात करेगी, जो कि प्रत्येक परिवार से संपर्क कर योजना का मिल रहे लाभ की जानकारी सीधा सरकार तक पहुंचेगी। सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक दोनों राज्यों में अधिकारी भेजकर सर्वे करा लिया गया है। अब मुख्य सचिव के समक्ष बैठक कर दोनों योजनाओं पर निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन किए गए थे, उसमें कुछ डायरेक्शंस इशू किए गए थे। उन डायरेक्शंस में ये 2 डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे स्टेट्स में जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उसको रेप्लिकेट किया जाए। उसके तहत हरियाणा में प्रत्येक परिवार को आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किए गए थे, इसको परिवार पहचान पत्र का नाम दिया गया था। तो उस प्रोग्राम को हम लोग रेप्लिकेट करने के लिए हमारी तरफ से खाद्य विभाग की टीम गई थी, वहाँ पर स्टडी करके आए हैं। तो अब चूँकि ये डिसाइड हो गया है कि नियोजन विभाग इसका नोडल विभाग होगा, तो नियोजन विभाग के द्वारा इसकी जो है तैयारी की जा रही है और 14 तारीख को हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब को प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो प्रोग्राम पूर्ण गोवा, ये गोवा सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था, तो इसके तहत प्रत्येक गांव का एक प्रभारी अधिकारी नामित किए गए थे और उनके काम जो है लगातार गांव वालों के साथ संपर्क में रहना और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी 100% सैचुरेशन एंश्योर करना। तो इसको भी नियोजन विभाग की एक दूसरी टीम एडिशनल सेक्रेटरी योगेंद्र यादव की अध्यक्षता में गई थी, तो स्टडी करके आए हैं। तो उसका भी हम लोग उत्तराखंड की परिस्थिति में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसका खाका तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे सरकारी कागज़ों में नहीं है, तो ये डेटा जो है कैप्चर होने की वजह से प्रत्येक डिपार्टमेंट्स अपने सिटीजन सर्विस डिलीवरी को और बेहतर कर सकते हैं और जो नागरिकों को सुविधाएं देने वाली जितने भी कार्यक्रम हैं या बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, इसकी बेटर टारगेट। उत्तराखंड में बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मसूरी के क्वारकोली भट्टा गांव में एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की आज़ादी के अमृत उत्सव की श्रृंखला में टीएचडीसी और विद्युत विभाग देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में विद्युत मंत्रालय ने मसूरी के क्वारकोली भट्टा गांव में बिजली महोत्सव का आयोजन किया। समारोह में विद्युत विभाग द्वारा एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से विभाग की योजनाओं और गतिविधियों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई और उत्सव की थीम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पर आधारित विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। पंचायत में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के दौरान बिजली उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि जो आम व्यक्ति के राइट्स हैं बिजली के लिए उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में उन्होंने एक नाटक भी तैयार किया है और उसके द्वारा जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का निस्तारण और निवारण आज उत्तराखंड में
बहुत ही सहजतापूर्वक किया जाता है। आपको बताने में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि पिछले 7-8 सालों में भारत की बिजली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। चाहे वो घर घर बिजली पहुंचाने के माध्यम की योजना के बारे में हो, जिसका सौभाग्य हम कहते हैं, चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण, सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो। इसके अलावा तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जहां पर उपभोक्ताओं को किसी भी परेशानी का सामना बिल्कुल न करना पड़े। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष में, जिसे अमृत महोत्सव का भी नाम दिया गया है, हम बिजली महोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत सरकार की बहुत ही और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। नमस्कार।